तारीख is brought to you by Sportsbet. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तारीख। इसमें सुनाते हैं तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 19 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है एक तानाशाह के अपने ही देश को तबाह कर देने वाले हुक्मनामे से। द्वितीय विश्व युद्ध शायद आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, या कहें कि ढेरों घटनाओं का कोलाज है। इतनी घटनाओं का कि जाने अनजाने हर हफ्ते तारीख का कम से कम एक एपिसोड तो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा बन ही जाता है। तो बात यह कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ थे एलाइड नेशन, जिसे लीड कर रहे थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे उस वक्त के सुपर पावर्स, और दूसरी तरफ थे एक्सिस नेशन, जिसमें मुख्य थे जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से 1 सितंबर 1939 से शुरू माना जाता है और इसकी समाप्ति हुई 2 सितंबर 1945 को, आखिरी एक्सिस देश जापान के आत्मसमर्पण से। यूं अलाइड नेशन इस युद्ध को जीत चुका था। 6 साल तक चले इस युद्ध के खत्म होने की डेट बता चुकने के बाद आपके लिए ये अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं रहा होगा कि 1945 के आते आते ही एक्सिस देशों को अपनी हार भी नजर आने लगी होगी, और आपका अनुमान बिल्कुल सटीक भी है। तभी तो एक्सिस देशों ने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए थे जो तभी उठाए जा सकते हैं जब हार साफ दिख रही हो, जैसे जापान का कामिकाजी कॉन्सेप्ट, जिसमें उसकी वायुसेना के जवान अपने जहाज सीधे दुश्मन सेना के एस्टेब्लिशमेंट से टकरा देते। खुद तो मारे ही जाते, लेकिन साथ में दुश्मन सेना के जानमाल का भी खूब नुकसान कर डालते। ऐसा ही कुछ कदम जर्मनी ने भी उठाया, या कहें वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के आधिकारिक रूप से खत्म होने से कई महीनों पहले ही आत्महत्या कर ली थी, 30 अप्रैल 1945 को, तब जब रूस की सेना जर्मनी के अंदर तक घुस गई थी और बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन 30 अप्रैल 1945 वो तारीख नहीं थी जब अचानक से हिटलर को अपनी हार सामने दिखने लगी थी। इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी और इसका सबूत था नीरो डिक्री। अपनी मौत से ठीक 42 दिन पहले, यानी आज की ही तारीख 19 मार्च को, हिटलर ने एक फरमान जारी किया। साल ऑफ कोर्स 1945 का था। इस फरमान का नाम था नीरो डिक्री, मतलब नीरो हुक्मनामा। इस डिक्री से एक दिन पहले ही हिटलर को अपने शास्त्रागार के विश्वसनीय मंत्री अल्बर्ट स्पीयर का एक लेटर मिला था। लेटर में स्पीयर ने बताया था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था केवल 4 से 8 सप्ताह तक ही बहाल रह सकती है। स्पीयर ने हिटलर से आग्रह किया कि वे देश की आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन हिटलर ने जवाब दिया, सिर्फ जिंदा रहने भर जैसी तुच्छ चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगले दिन जारी कर दिया कुख्यात हुक्मनामा, जिसकी शुरुआत की लाइंस कुछ यूं थी। इसे हमने भावानुवाद किया है ताकि समझने में और आसानी हो। लिखा, अभी हमने जर्मनी के कुछ हिस्से को दुश्मन देशों के हाथों गंवाया है, और क्या आपको लगता है कि जब हम उन हिस्सों को वापस पा लेंगे तो हम उन हिस्सों की परिवहन और संचार सुविधाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आपूर्ति डिपोज का फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है। दुश्मन जब उन जगहों को छोड़कर भागेंगे तो वो सब तहस नहस करके जाएंगे। ये वहां रहने वाली आबादी की कतई चिंता नहीं करेंगे। इस बात से शुरू करके हिटलर ने आगे अपने ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा मानो कह रहा हो, इससे पहले कि वो ऐसा करे, मैं ऑर्डर देता हूं कि हम ऐसा ही कर डालें। और हिटलर ने यह आदेश सभी प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं पर लागू करने को कहा। आदेश के अनुसार रेलमार्गों, पुलों, कम्युनिकेशन लाइंस, बंदरगाहों, सार्वजनिक संस्थानों, कारखानों और खनन साइट्स को ध्वस्त किया जाना था। हिटलर ने यह काम अपने कट्टर सैन्य कमांडरों, रीच डिफेंस कॉमिसर्स और नाजी पार्टी के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा था। इस डिग्री से हिटलर का खास कहा जाने वाला अल्बर्ट स्पीयर सत्ते में आ गया। वही अल्बर्ट जिसने एक दिन पहले देश की हालत को लेकर हिटलर को लेटर लिखा था। वो हिटलर को मनाने में कामयाब रहा कि अगर उसे पूरी पावर मिल जाए तो वो इस काम को सबसे अच्छे ढंग से अंजाम दे सकता है। लेकिन एक बार पावर मिलने के बाद स्पीयर ने उल्टा काम किया। सभी बताए गए प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के बजाय उन्हें बचाने का काम। कैसे? अपने मातहतों को ये ऑर्डर्स पास ही ना करके, और चूंकि पूरी पावर उसे दी जा चुकी थी तो नीचे के कर्मचारियों को कहीं और से ऑर्डर मिलने का तो सवाल था ही नहीं। ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देने के बाद अब अपने ही देश को बर्बाद कर देने की हिटलर की रणनीति असफल
हो गई थी। काफी समय तक हिटलर को इस बात से अनजान रखा गया। अंत में एक दिन स्पीयर ने हिटलर के बर्लिन वाले बंकर में जाकर स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर हिटलर के आदेशों की नाफरमानी की है। हालांकि ये बात सुनकर हिटलर नाराज तो बहुत हुआ, लेकिन उसने स्पीयर को फिर भी छोड़ दिया। हिटलर का ऐसे किसी को क्षमा करना उसके कमजोर पड़ जाने की निशानी कही जा सकती है। रही बात अल्बर्ट स्पीयर की, तो जैसा दी नेशनल वर्ल्ड वॉर म्यूजियम का एक आर्टिकल कहता है, सिर्फ इस काम के चलते स्पीयर को नायक का दर्जा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि अतीत में वो ही हिटलर का दायां हाथ रहा था और उसका हर बुरे काम में हाथ बटाया था। बाद में उसे वॉर क्राइम करने के चलते न्यूरमबर्ग ट्रायल के दौरान 20 साल के कारावास की सजा भी हुई। अब अंत में ये जान लीजिए कि इस हुक्मनामे का नाम नीरो के नाम पर क्यों रखा गया। देखिए, दरअसल इस हुक्मनामे का आधिकारिक नाम डिक्री कंसर्निंग डेमोलिशंस इन द रीच टेरिटरी था, अर्थात रीच क्षेत्र में विध्वंस करने के संबंध में हुक्मनामा। रीच क्षेत्र मतलब जहां हिटलर की नाजी पार्टी का शासन था। इसे वो थर्ड रीच यानी तीसरा साम्राज्य कहता था। रीच का शाब्दिक अर्थ साम्राज्य होता है और तीसरा इस सेंस में कि इससे पहले रोमन साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य को ही वो साम्राज्य का दर्जा देता था। तो इस हुक्मनामे का आधिकारिक नाम जो भी रहा हो, लेकिन कालांतर में इसे नीरो डिक्री ही कहा जाने लगा। 19 जुलाई 64 ईस्वी की रात को रोम में भी ऐसी भयानक आग लगी कि उसका 2/3 हिस्सा जलकर खाक हो गया। उस वक्त रोम में नीरो का शासन था। नीरो ने इसका दोष ईसाई कम्युनिटी पर लगाया, पर कई इतिहासकारों का कहना था कि यह आग नीरो ने ही लगवाई थी। दसियों ऐसे दस्तावेज में से एक के अनुसार शहर को नष्ट करने की इच्छा से प्रेरित नीरो ने चुपके से शहर में आग लगाने के लिए अपने कुछ खास लोगों को वहां भेजा। इन लोगों ने नशे में होने का नाटक किया और शहर में आग लगा दी। नीरो पैलेटाइन हिल पर स्थित अपने महल से ये सब कुछ गाते बजाते और गुनगुनाते हुए देख रहा था। इस सब के चलते बाद में मुहावरा निकला, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आज की तारीख में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई तारीख, नए किस्से और नए किरदारों के साथ। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।